आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33 जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। बहुत साल पहले जब मैं अपने लिए मकान ढूंढ रहा था तब काफी तलाशने के बाद एक घर मिला, वो भी अपने बजट के अंदर। हाँ, थोड़ी बहुत चीजों को लेकर हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मगर सब ठीक से हो गया। हमारे घर की दो बातें जो सबसे अच्छी लगी वो थी मोहल्ले का शांत माहौल और दूसरा हमारे एक पड़ोसी जो कि MBBS डॉक्टर थे। मतलब अगर पड़ोस में ही डॉक्टर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। खैर, मैं और मेरा परिवार वहां रहने लगे तो हमें वहां रहते हुए काफी वक्त बीत चुका था मगर कभी हम में से किसी ने डॉक्टर साहब को या उनके घर के किसी सदस्य को देखा नहीं था। ऐसा नहीं था कि उस घर में कोई रहता नहीं था। रोज रात को उस घर की लाइट ऑन होती थी और कभी कभार एक छोटा सा बच्चा उनके गार्डन में अकेला ही खेलता हुआ दिखाई पड़ता। मैंने खुद कई बार उस बच्चे को खेलते देखा तो उसे आवाज भी दी मगर वो मेरी आवाज सुनते ही डर के मारे घर में चला जाता और फिर कई कई दिनों तक बाहर खेलने नहीं आता। फिर लगभग 2 साल बाद मेरा तबादला दूसरे शहर में हो गया जिस वजह से हमें अपना घर बंद करके नए शहर में आना पड़ा जहां हमने 15 साल बिताए। और फिर 15 साल के बाद जब मैं रिटायर हुआ तो वापस अपने घर लौटा। 15 साल के बाद अपने घर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा था। मोहल्ले में काफी चीजें अब बदल चुकी थीं। एक शाम जब मैं अपने घर की छत पर टहल रहा था तो मेरी नजर डॉक्टर साहब के गार्डन में खेल रहे बच्चे पर पड़ी। मैं उस बच्चे को गार्डन में खेलता देख बहुत अचंभों में पड़ गया क्योंकि ये वही बच्चा था जो आज से 15 साल पहले गार्डन में खेला करता था। पर 15 साल बाद भी ये बच्चा ही है। ये बात मुझे कुछ सही नहीं लगी। मैं अगले दिन ही डॉक्टर साहब के घर पर गया। डोरबेल बजाई मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। फिर जब मैंने दरवाजे पर हाथ लगाया तो पाया कि दरवाजा खुला हुआ ही है। मैं आवाज देता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मैंने पाया कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है जिन पर काफी धूल जमी है, मानो सालों से कोई इस घर में आया गया नहीं हो। दीवारों पे सीलन और सीलिंग से लटकते बहुत सारे मकड़ों के जाले। बस ऐसा ही था वो घर अंदर से। कोई बाहर से देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि घर की अंदर से ऐसी हालत होगी मगर कोई तो होना चाहिए था। ये सोचकर मैं थोड़ा घर के और अंदर तक गया मगर कुछ देर तक अंदर घूमने के बावजूद कोई नहीं दिखा तो मैं वापस आने के लिए घर के मेन गेट की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे एक कमरे से किसी की सिसकियां सुनाई दी। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो पाया कि एक आदमी व्हील चेयर पर बैठा हुआ है जो रो रहा है। मैंने उसके पास जाते हुए पूछा, क्या हुआ, यहाँ पर आप क्यों रो रहे हैं? फिर उस आदमी ने मुझ पर भड़कते हुए बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं इस पर उन्हें अपने बारे में कुछ बताता कि वो चीखते हुए बोलने लगे, अभी निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए इसी घर में कैद होकर रह जाओगे जैसे मैं और मेरा पूरा परिवार यहाँ कैद हो गया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इस पर मैं उनसे बोला, कौन नहीं छोड़ेगी और आप कौन हैं? इस पर वो बोले, मैं डॉक्टर विनोद, और वो जो तुम्हारे पीछे खड़ी है ना वो अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। मुझे लगा ही था कि मेरे पीछे कोई तो खड़ा है। अचानक ही वहां के तापमान में गिरावट आ गई थी। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वहां मेरे पीछे कोई भी नहीं था मगर भले ही कोई दिखाई ना दे रहा हो मगर किसी के होने का एहसास जरूर हो रहा था। वैसे तो मैं अब तक थोड़ा डर सा गया था मगर मैं जानना चाहता था
कि आखिर डॉक्टर साहब के साथ हुआ क्या था। लिहाजन मैं उनके पास जाकर बैठा और उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आपके और आपके परिवार के साथ क्या हुआ था। पहले तो वो कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोले, मगर मेरे दोबारा पूछने पर उन्होंने अपना मुंह खोला और पहली 2 लाइन रोते हुए बोले, उस रोज मेरे बेटे सौरभ का जन्मदिन था। मैं अस्पताल से जल्दी आ गया था। जन्मदिन पार्टी के चलते सब बेहद खुश थे और शाम होते होते मेहमानों का भी आना शुरू हो गया था। देर रात जब हम सभी लोग पार्टी में व्यस्त थे तो उस वक्त बार बार मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था, मगर पार्टी के चलते मैं उस कॉल को बार बार अनदेखा किए जा रहा था। फिर जब कुछ ज्यादा ही कॉल आने लगे तो मैंने आखिरकार उस कॉल से तंग आकर कॉल पिक कर लिया। फोन पर एक औरत थी जो रो रो के कह रही थी कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जान बचा लो, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मैंने इस पर कहा कि ठीक है, आप उसे अस्पताल ले आओ, मैं कॉल करके अपने स्टाफ से कह देता हूँ कि वो आपके बच्चे की अच्छे से ट्रीटमेंट करें। इस पर वो बोले, आप ही नहीं आ सकते क्या। फिर मैंने उससे कहा कि देखिए, वैसे तो मैं एक जरूरी काम में व्यस्त हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आने की। ये बोलकर मैंने फोन काट दिया। मेरे फोन रखते ही मेरे बेटे ने आवाज दी और फिर मैं पार्टी में बिजी हो गया। अगली सुबह जब हम लोग उठे तो मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर एक औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी है। जब उस औरत से पूछा कि क्या बात है, तो इस पर उस औरत ने पहले तो उस बच्चे को मेरे पांव के पास रखते हुए बोली, तुमने ही मेरी बेटी की जान ली है, इसे अभी वापस ठीक करो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैंने बच्चे की जांच की तो वो सच में मर चुका था। मैं इससे पहले कि उस औरत से कुछ कहता कि वो औरत भी अचानक से वहीं गिर पड़ी और उसकी भी मौत वहीं पर हो गई। ये देखकर हम सभी बहुत ही घबरा गए। तभी हमने पुलिस को इतला किया। पुलिस उन दोनों की लाश तो ले गई, मगर उसी रात से हमारे घर में वो औरत और उसका वो बच्चा हमें दिखाई देने लगा। हम लोग चाहकर भी कभी अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं जा पाए। उन माँ बेटों ने एक एक करके मेरे सारे परिवार वालों को जान से मार दिया, जिनको मैंने अपनी आंखों के आगे तड़पते हुए देखा, मगर मैं एक डॉक्टर होकर भी उन्हें बचा नहीं पाया। और अब मेरी बारी है, मगर वो औरत और उसका वो बच्चा मुझे मरने नहीं देते। वो मुझे सिर्फ तड़पा रहे हैं। हर रोज और हर पल जिस तरह से वो तड़पी थी उस रात को। दोस्तों, ये सुनकर मेरा भी दिल रोने को हो गया था, मगर डॉक्टर साहब घर के बाहर क्यों नहीं जा पा रहे थे, ये मेरी समझ नहीं आया। मैं उनकी व्हीलचेयर को धकेलते हुए उस घर से बाहर लाने लगा कि तभी किसी ने मुझे बहुत जोर से उठाकर नीचे पटक दिया। क्योंकि मैं पीठ के बल गिरा था तो मुझे पीठ में बहुत दर्द महसूस होने लगा। मैंने अभी अपने आप को संभाला ही था कि मुझे सामने वही बच्चा और एक औरत रोती हुई नजर आई, जो अपना सिर नामे हिलाते हुए कुछ कह रही थी, मगर मुझे उस वक्त कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उस बच्चे ने मेरा पांव पकड़ा और एकदम से घर के बाहर फेंक दिया। मैं उस घर के बाहर गिरते ही बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। मेरी पीठ में गहरी चोट आई थी। लगभग 15 दिनों के बाद मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। मैंने इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा इस बात को छुपाने में ही सबकी भलाई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।